Good morning. Good morning to all of you. So, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग पहले तो लिमिट स्टेट मेथड में आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस WSM मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कैसे हम लोग वी कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ एंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना हम लोग को पता होना चाहिए। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड should be like RCC. सो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, of course WSM। The first subtopic would be चलो पहले देख लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ज्यादा डिजाइन में मत जाना, बस आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, सो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस केस में अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है राइट कि इन द केस ऑफ LSM मेथड हम लोग के पास एक वैल्यू था राइट, दैट इज एक्सयू मैक्स बाय डी इज इक्वल टू 700 बाई 1100 ऐसे करके एक टर्म था राइट। तो इस केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, वी कैन शो दिस एज एक्सयू मैक्स करके तो नहीं लिखेंगे, क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग एक्स सी करके लिखते हैं इन द केस ऑफ WSM मेथड। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी दैट मींस एक्स सी बाई डी ओके इज इक्वल टू m sigma CBC by m sigma CBC plus sigma ST। ठीक है, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में XC by D is equal to this, so which implies XC क्या हो जाएगा, XC will be equal to m sigma CBC by m sigma CBC plus sigma ST multiplied by D। ठीक है, तो इसी टर्म को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, दैट इज XC is equal to K into D। ठीक है, K का मतलब क्या है, K का मतलब है आपका लीवर सॉरी न्यूट्रल, इसको लिखते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ठीक है, तो एमसीक्यू में देखो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको के का वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर क्या होता है, तो ये आपको पूछते हैं, दैट इज के इज इक्वल टू m सिग्मा CBC। ठीक है, दैट इज के विल बी इक्वल टू m सिग्मा CBC बाय m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। यहाँ पे m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो। सिग्मा CBC ऑलरेडी आप लोग को पता है, यस कोई मुझे बताओ सिग्मा CBC क्या है। मैक्सिमम परमिसिबल यस मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस और सिग्मा ST मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, सो एक तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, और इसके अलावा बाकी तो आप लोग निकाल ही लोगे डिवाइडेड बाय 3 करके राइट। अगर सिग्मा, अगर मैं आपको कोई भी ग्रेड बताऊंगा राइट, तो अगर आपको मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द सिग्मा CBC वैल्यू, सो जस्ट यू विल डिवाइड बाय 3 राइट। ओके, सो ये हम लोग को पता चल गया। ओके चलो क्रिटिकल डेप्थ के लिए इतना ही देखो। नेक्स्ट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं XA से। ओके,
सो एक्चुअल लेफ्ट न्यूट्रल एक्सिस के लिए ओके आई नीड डायग्राम. ओके सो ये एक्चुअल लेटर न्यूट्रल एक्सिस को मैंने दिखाया है कहाँ पे. ये हो गया आपका एक्चुअल लेटर न्यूट्रल एक्सिस एक्स है. ठीक है, ये हो गया बी, इसका डायमेंशन. एज यूजुअल दिस डिस्टेंस वुड बी इफेक्टिव डेप्थ. ठीक है, और यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट है. ठीक है, अब देखो जब हम लोग डब्ल्यूएसएम मेथड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लीनियर थ्योरी अप्लाई करते हैं, राइट. अब लीनियर थ्योरी अप्लाई करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि आपका मटेरियल होना चाहिए होमोजीनियस. ठीक है, आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए. बट आरसीसी एलिमेंट इज नॉट होमोजीनियस, राइट. क्योंकि आरसीसी एलिमेंट में एक तो आप कंक्रीट का यूज करते हो, दूसरा आप स्टील का यूज करते हो, दोनों एकदम अलग है. ठीक है, सो इसीलिए डब्ल्यूएसएम मेथड में फिर क्या करना पड़ता है, हम लोग स्टील को कन्वर्ट कर लेते हैं टू इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया. ठीक है, स्टील को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं टू इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया. ठीक है, कुछ इस किस्म से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये बस ऑन पेपर है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंक्रीट को हम स्टील को हम लोगों ने हटा के ऐसे कंक्रीट ही लगा दिया. बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टील को रिप्लेस कर देते हैं बाय इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया. मतलब कि ऐसा कंक्रीट एरिया ऐसा लगाएंगे जिसमें सेम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा जितना आपका स्टील में डेवलप हुआ था. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपका स्टील का एरिया था AST, तो एनालिसिस के लिए जो हम लोग एरिया यूज करेंगे दैट विल ऑलवेज बी MAST. ठीक है, इसको याद कर लो. एरिया ऑफ स्टील अगर AST है तो उसका इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया कितना है बोलने से हम लोग बोलेंगे MAST बोलेंगे. इक्विवेलेंट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि स्टील एरिया का वो ऐसा किस्म का आपको कंक्रीट एरिया लेना है कि स्टील में जितना स्ट्रेन आया था टेंसाइल स्ट्रेन, उस वाला कंक्रीट एरिया में भी सेम आएगा. ठीक है, ओके. तो और साथ ही साथ क्या है, टेंसाइल लोड जितना स्टील ले रहा था उतना ही टेंसाइल लोड ये वाला सेम कंक्रीट एरिया में आएगा. और दोनों का सीजी सेम होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स सीजी सेम तो कैसे करेंगे, बस हम लोग ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसका हाफ ऊपर, हाफ आपका ये एक्सिस का नीचे की तरफ रख देंगे. ओके, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस बिकम्स b माइनस एक्स है, राइट. अगर आपका ये वाला डिस्टेंस है x है, सो नीचे वाला डिस्टेंस होगा b माइनस एक्स है. तो यहाँ पे देखो ये वाला एक कौन सा कंक्रीट का एरिया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रहा है, राइट. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस देने वाला एरिया कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला एरिया, राइट. दैट मींस b इनटू x है. तो अभी देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब हम लोगों को निकालना होता है किस केस में, इन द केस ऑफ WSM मेथड. ठीक है, then we just need to equate, okay, equate moment of area. Okay, equate moment of area for XA. ठीक है, XA निकालने के लिए बस आप लोगों को मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करना है. तो मोमेंट ऑफ एरिया को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे दैट मीन्स क्या मिलेगा, एक साइड में मिलेगा हम लोग को एरिया B इंटू एक्स ए, राइट. एक जगह में हम लोग को मिलेगा B इंटू एक्स इज द एरिया. और अभी देखो आपको मोमेंट ऑफ एरिया लेना है किसके अबाउट, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. क्लियर. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम लोग को बस क्या करना है, मोमेंट ऑफ एरिया लेना है किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट. तो ये देखो ऊपर का कंक्रीट एरिया के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एरिया को ले लिया b इंटू एक्स है. तो इसका भी डिस्टेंस क्या लेंगे, ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगुलर जो आपको एरिया मिला इसका CG से डिस्टेंस को लेना पड़ेगा. तो CG कहाँ पे होगा,
रेक्टेंगल है, सेंटर में होगा, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस फ्रॉम सीजे कितना होगा, x/2 होगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो x/2 से, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, दूसरा साइड में एरिया क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट एरिया लेना पड़ेगा, सो MAST आ गया। इसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, यस कितना होगा, d-x है। बस देखो इस इक्वेशन को यूज करना है तो सीधा आपको XA का वैल्यू मिल जाएगा फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इन WSA मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला को याद करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझो, बस आपको क्या करना है, आपको एरिया का मोमेंट लेना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से जितना होगा उसको ले लो, देन यू कैन कैलकुलेट, ओके। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बस देख लेते हैं, लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सीधा क्वेश्चन बेस्ड ही आप लोगों को अभी आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है, या फिर आ सकता है MCQ सीधा, ठीक है, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR, ओके। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ओके, तो ये तो हो गया सेक्शन। ओके, ओके। तो अब देखो WSA मेथड में स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक लीनियर क्या होता है, WSA मेथड में हमेशा होता है लीनियर, राइट। तो मतलब कि इसका अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो आपको देखो कुछ इस किस्म से, ठीक है, आपको स्ट्रेस डायग्राम मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया B, of course this part would be D, ठीक है, ये हो गया D, this distance is again XA, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टील है, ओके, ठीक है। तो अब देखो दो टर्म्स मैं भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सिग्मा सीबीसी आपको पता है, सिग्मा सीबीसी कितना है, सिग्मा सीबीसी का मतलब था मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब और एक टर्म में लिखूंगा दैट इज CA, ठीक है, CA करके लिखूंगा। CA का मतलब क्या है, CA का मतलब है एक्चुअली में कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा है, राइट। हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम हो सकता है सिग्मा सीबीसी, राइट, ये तो मैक्सिमम है। लेकिन अगर मान लो इससे कम है आपका वैल्यू, तब आप क्या लिखोगे, तब हम लोग लिखेंगे CA, क्लियर। जो एक्चुअली में मतलब कि आपने ऐसा एक सेक्शन बना दिया, तो ये सेक्शन और इसके ऊपर जब लोड आएगा जिसके लिए डिजाइन किया गया था, तो लोड आने के बाद जो आपका स्ट्रेस आएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सिग्मा सीबीसी आएगा, ये तो मैक्सिमम है, राइट, तो उससे कम आ सकता है। तो एक्चुअली में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है दैट इज डिनोटेड बाय CA, एंड सिमिलरली जो एक्चुअली में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा दैट इज डिनोटेड बाय TA, ठीक है। तो TA टेंस टू बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है सिग्मा SP, ठीक है। अब देखो एरिया का केस में हम लोगों को क्या पता है, अभी तो हम लोग AST नहीं लिख सकते हैं, एरिया विल ऑलवेज बी MAST, राइट।
और सिमिलरली अगर आपको स्ट्रेस लिखना है, अभी देखो स्ट्रेस को भी मतलब कि आप सीधा भी सिग्मा एस टी नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं मतलब कि इस वाले सेक्शन को हम लोग जब एक इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके लिए जो स्ट्रेस आएगा दैट इज सिग्मा एस टी बाई एम, और एरिया इज एम एस टी। कैसे आया वो अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। सो अब देखो इस पॉइंट में स्ट्रेस क्या होगा, जीरो, इस पॉइंट में है सी ए। ठीक है, अभी अल्टीमेटली ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, आई मीन टोटल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, ओके, स्ट्रेसेस को दिखा दिया। अब अगर मुझे टोटल फोर्सेस को दिखाना है तो सी ए कहाँ पे एक्ट करेगा, सी ए कुछ ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है, चलो सी ए करके ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसको सी करके लिखो, सी। सिमिलरली टी कहाँ पे एक्ट करेगा, टी ऑफ कोर्स ये तो रेनफोर्समेंट में ही हो रहा है, राइट। कंक्रीट एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, डब्ल्यूएसएम मेथड हो गया, एलएसएम मेथड हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल, तो इस डायरेक्शन में आ गया टी। ठीक है, तो अब देखो ये एक ट्राइंगल है, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, n/3। एक्स ए बाई थ्री होगा, राइट। ये देखो एक्स ए है तो ये हो जाएगा एक्स ए बाई थ्री। सो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस बिकम्स डी माइनस एक्स ए बाई थ्री होगा। तो देखो डब्ल्यूएसएम मेथड में लीवर आर्म का वैल्यू क्या है, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, जैसे कि डी माइनस 0.42 एक्स यू था किस केस में, एलएसएम केस में, तो इस केस में डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। अभी बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख दो बस, एम ओ आर। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे पहले, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो नंबर वन कंप्रेशन, आइडिया हमेशा सेम है, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया करना है। तो कंप्रेशन की तरफ से अगर हम लोग कंप्रेसिव जोन की तरफ से अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, सो एम ओ आर विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस आपका लीनियरली बढ़ते हुए जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे लग रहा है, इट विल ऑलवेज बी एट द टॉप मोस्ट फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर पे लगेगा, सेंटर में जीरो है। तो आपको मैं पूछूंगा एवरेज स्ट्रेस कितना लग रहा है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एवरेज को निकालोगे। एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, जीरो प्लस सी ए बाई टू होगा कि नहीं, होगा। यस गाइस, यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, नो डाउट, ठीक है। सो ये तो हो गया एवरेज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया हम लोग को ऑलरेडी पता है, दिस इज बी इंटू एक्स है, राइट। डिस्टेंस क्या होगा, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, बस। सो ये आपको मिल गया सी ए बाई टू, बी इंटू एक्स ए, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, बस। ठीक है, तो ये हो गया देखो फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख सकते तो, यूजुअली क्या करते हैं कि एरिया को आगे लिख के यहाँ पे सी ए बाई टू करके लिखते सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हैं। ये बताओ, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। रिपीट, ओके। फॉर द, अभी देखो कंप्रेसिव फोर्स कौन दे रहा है, ये वाला कंक्रीट एरिया दे रहा है। तो ये वाला कंक्रीट एरिया, अभी हम लोग को चाहिए फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या होगा, अब स्ट्रेस अगर आप देखोगे सबसे बॉटम, आई मीन कंप्रेसिव जोन का अगर बॉटम फाइबर विल बी कहाँ पे, सेंटर, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस में होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस में देखो स्ट्रेस है जीरो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हो स्ट्रेस बढ़ते हुए जा रहा है और मैक्सिमम हो रहा है सी ए। आपको मैं पूछूंगा एवरेज क्या है, एवरेज विल बी इक्वल टू जीरो प्लस सी ए बाई टू, एवरेज बस, राइट। दो स्ट्रेस का वैल्यू बस आपको पता है तो ऐड करके डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, इनटू एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू बी इंटू एक्स, आ गया फोर्स, इसके साथ बस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंट मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सी ए बाई टू, बी इंटू एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। यस, क्लियर हुआ अभी। सर वो स्ट्रेस में जीरो जीरो प्लस हाँ, ये है तो उसको थोड़ा सा और एक बार। देखो सेंटर में स्ट्रेस जीरो है, ये है ट्राइंगल, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सी ए है। आपको मैं पूछूंगा मुझे एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके बस डिवाइडेड बाई टू कर देंगे हम लोग,
अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, अगर 3 वैल्यू आपको पता होता तो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करते हैं इन दिस वे। ओके, तो ये हो गया कंप्रेसिव जोन के लिए। अभी नेक्स्ट टेंसाइल जोन। ठीक है, टेंसाइल जोन के लिए इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सेम स्ट्रेस इनटू एरिया। इस केस में स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस को देखो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख के रखा है, सिग्मा एस टी बाई एम। स्ट्रेस इज सिग्मा एस टी बाई, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दिया। सिग्मा एस टी तो मैक्सिमम परमिसिबल है, राइट? तो इसको हटा लो, ठीक है, इसमें लिख दो टी ए बाई एम। ठीक है, जैसे कि सी ए लिखा है, नीचे में एक्चुअली टी ए लिखना था। सिग्मा एस टी तो ये मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है। So moment of resistance will be equal to TA करके लिखे, ठीक, TA by M, ठीक है, इनटू, इसको स्मॉल टी कर सकते हो कैपिटल में, चलो कैपिटल कर दिया, कोई बात नहीं। चलो TA by M, एरिया क्या होगा? यस, एरिया मुझे कोई बताओ, इसका एरिया क्या होगा? MST। यस गुड, MST होगा। डिस्टेंस हो जाएगा सेम, D माइनस XA by 3, बस आपको मिल गया मोमेंट। MM कैंसिल, दैट मीन्स TA स्ट्रेस इंटू एरिया करना है बस, इंटू D माइनस XA by 3। ठीक है, अगर बैलेंस सेक्शन होगा तो बस TA को रिप्लेस कर दो, किससे? सिग्मा ST, और CA को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा CBC। ठीक है, तो ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि MCQ में क्या आया था, MCQ में आपका क्वेश्चन आया था कि WSM मेथड में लीवर आर्म क्या होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, D माइनस XA by 3, D माइनस XA by 2, ऐसे करके उन्होंने वैल्यूज दिया था। तो ऑफकोर्स अभी आप लोग का आई गेस क्लियर हो गया, D माइनस XA by 3 है। ठीक है, साथ ही साथ मोमेंट का तो इसका क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल अगर आएगा अभी तो आसान हो गया, राइट? तो निकाल दोगे। ये K का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे कोई बताओ K किसके ऊपर डिपेंड करता है? K डिपेंड्स ऑन नंबर 1 सिग्मा CBC, नंबर 2 सिग्मा ST, नंबर 3 बोथ, नंबर D M। क्या होगा? K का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिग्मा ST। ओके, चलो सभी बोलो तो मैं देखता हूँ कॉमन क्या आंसर आता है। तीनों सर। सिग्मा ST। तीनों, यस, देखो तीनों ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, आपको बोथ ही कर सकते हो। बोथ देखो, बोथ ओके चलो मैंने ये गलती कर दी, चलो M नहीं, इसको बोथ मतलब कौन सा बोथ? सिग्मा CBC और सिग्मा ST। ठीक है, देखो इट इज ऑलवेज सिग्मा ST। ठीक है, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप इक्वेशन आपको पता होगा, आप याद करोगे, अरे हाँ मुझे तो इक्वेशन याद है, सिग्मा CBC ये तो दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोगों को M का वैल्यू पता है। M 280 by 3 टाइम्स सिग्मा CBC है कि नहीं है? दैट मीन्स अल्टीमेटली K क्या हो जाएगा? 280 by 3 टाइम्स सिग्मा CBC मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय 280 by 3 टाइम्स सिग्मा CBC, राइट, multiplied by sigma CBC plus sigma ST, right? ये समय ऑडिबल, आवाज आ रहा है ना? Yes. सर। ओके, CBC कैंसिल आउट, तो 280 by 3 नीचे में 280 by 3 प्लस सिग्मा ST ऐसा रह गया। तो मतलब कि ये बस किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा ST। ठीक है, तो मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस आपका LSM मेथड हो गया या फिर WSM मेथड हो गया, the both of them only depends upon the grade of steel, right? ये बस ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि एक जो सिग्मा ST पे डिपेंड करता है और दूसरा के लिए लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, राइट? क्योंकि XQ max by D क्या था? 700 by 1100 plus 0.87 FY,
तो अगर आप दोनों के लिए देखोगे, अल्टीमेटली दोनों के लिए इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। तो इसलिए याद करने के लिए आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करना है कि सिग्मा सीवीसी ये सब वैल्यू कैंसिल होगा, ये होगा। दोनों कोई सा भी मेथड हो, क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, ओके, ओनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो फॉर्मूला रिलेटेड इतना आप लोग देख लो, काफी है। अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो आप लोगों को बेसिक वैल्यूज ऑफ डेप्थ टू, ओके, L/D रेशियो पता होना चाहिए, राइट, एज पर कोड। एज पर कोड L/D, ठीक है। L/D को चलो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, L का मतलब क्या हुआ, स्पैन लेंथ, राइट, स्पैन टू डेप्थ रेशियो, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना, ओके, कितना हो सकता है, वो आपको बेसिक वैल्यूज पता होना चाहिए। स्पैन टाइप L/D, ठीक है। स्पैन को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका देखो एक सेक्शन है, राइट, तो ये आपका लेंथ हो गया L, और इसका जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, उसको मैंने D करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ को मैंने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो इस केस में देखो स्पैन टाइप अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस केस में क्या होगा, L/D रेशियो ऑलवेज 20, और अगर आपका कैंटिलीवर है तो कितना होगा, 7। अगर आपका कंटिन्यूअस है तो 26. गुड, ठीक है। ये वैल्यूज देखो एकदम याद होना चाहिए, ऐसे वैल्यू से आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, अब मुझे कोई बताओ, ये L/D रेशियो मेंटेन करने का क्या फायदा है। ये हम लोग अगर मेंटेन, ये जो मतलब कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है, राइट, आपने डिजाइन का क्वेश्चन में देखा होगा कि हम लोग हमेशा L/D का रेशियो, अगर सिंपली सपोर्टेड का केस है, इक्वल टू 20 करके हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैंने स्पैन का लेंथ बता दिया, तो आपका D एटलीस्ट मतलब कि L/20 के बराबर होना चाहिए। इससे छोटा D मतलब कि हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे छोटा क्यों नहीं ले सकते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। गुड, ये आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप L/D फॉर सिंपली सपोर्टेड इज इक्वल टू 20, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, आपका D अगर मतलब कि L/20 से भी छोटा हो जाएगा, तो आपका बीम लोडिंग कैसा भी हो, ऐसे समझ लो, छोटा लोड पे ही ये अपने आप ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब कि आपका सेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये ऐसा हो जाता है कि अपना सेल्फ वेट की वजह से अल्टीमेटली थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ये शो कर देगा। तो ये ऐसा ना हो, तो ये रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आएगा कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट, ठीक है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, चलो मैं लिखना ही शुरू करता हूँ इन सबको। Deflection can be controlled by using appropriate अगर मैं ऑप्शन में दूंगा आपको एस्पेक्ट रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो, स्पैन टू डेप्थ रेशियो, राइट, फिर आपका अगर वाटर सीमेंट रेशियो,
तो डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? ऑलवेज स्पैन टू डेप्थ रेशियो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन मतलब कि आपका स्पैन टू डेप्थ रेशियो के हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ब्लू से लिखते हैं। ओके, अब मुझे कोई बताओ, कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या मानते हैं? पैराबोलिक, लीनियर, नॉन लीनियर, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, क्या मानते हैं? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है, गुड, सी लीनियर है, ठीक है। मतलब कि मैंने पूछा है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसने बोला रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, आपने बोला स्ट्रेस के लिए, मे भी आपने स्ट्रेस सुन लिया, ठीक है। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो जब ऐसा गलती होता है ना, 2-3 दिन तक नींद नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कि पूछा क्या है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन, राइट। तो इसलिए बी केयरफुल। ओके, वन मोर थिंग गाइस, देखो जब एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हो, तो यूजुअली क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, 2 करोगे, राइट, 3 4 सपोज आपको नहीं आता है, उसको रख दोगे बात के लिए, फिर आप 5 करोगे। तो आई गेस आप लोगों का भी ओएमआर शीट भरने देता है। यस, यस सर। जी हाँ। ओके। तो ओएमआर शीट अगर भरने देता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब आप टिक करते हो ना, आप सोल्यूशन करते हो, सॉल्व करते हो, उससे भी उसके बराबर ही इंपॉर्टेंट क्या है जब आप टिक करते हो, ठीक है। लेट्स कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो, तो ध्यान से कि आप 5 पे ही कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो ना, सपोज आपने 3 4 5, राइट, फिर आपने 6, तो क्या होता है कि आप लेट्स कंसीडर कि आपको 5 थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, आप लेकिन आपको पहले 6 आता था, ठीक है। तो आपने अगर 3 4 नहीं किया है, तो ये तो स्टार्टिंग में आप आराम से पकड़ लोगे, लेकिन लास्ट बाद में जब नंबर आपका 35 37 ऐसा, ओके, अंदर की तरफ जाओगे, तो क्या होता है, आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 में टिक कर दोगे, ठीक है। ऐसा गलती होता है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए मार्क करने के टाइम में एकदम बी केयरफुल। ओके, सो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज assumed टू बी, ऑफ कोर्स ये होगा हमेशा लीनियर। ओके, शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है? शियर स्ट्रेस डायग्राम का शेप क्या होता है? पैराबोलिक। यस, गुड, पैराबोलिक होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, मैं सब क्वेश्चंस को अभी नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, अब लोड फैक्टर कितना होना चाहिए लाइव लोड और डेड लोड के लिए? लोड फैक्टर फॉर, 1.5। 1.5। यस, ठीक है, फॉर लाइव एंड डेड लोड ये होना चाहिए 1.5, ठीक है, दोनों के लिए। हम्म, ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जैसे कि आपको देखो कुछ मैं अभी ऐसे ऐसे लाइन बोलूंगा ना जो सीधा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, जैसे कि वन लाइनर जैसा टू बी एक्यूरेट। सो जैसे कि मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? मिनिमम थिकनेस, अगर आप एक आरसीसी वॉल बनाया है, लोड बियरिंग वॉल, ओके, लोड बियरिंग आरसीसी वॉल, मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? गुड, ठीक है, 10 से, गुड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जिन्होंने देखो बुक से, आपका एसएससी से बुक्स आपका क्वेश्चंस को कवर अप किया है, तो देखो आरसीसी के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसके बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसी के क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को छोड़ दो, जो पीछे की तरफ है, और उससे आगे भी और एक चैप्टर है, उसको भी आप छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद ओके, अब आते हैं,
ओके, यहाँ पे जितने गाइस से आप लोगों के पास कोई ये बुक होगा आई गेस, एसएससी जेई आईएएस मास्टर्स वाला बुक है, ठीक है। जिनके पास नहीं हाँ सर। नहीं है, ठीक है, आप हो जाएगा। चलो आप दूसरा जो बुक है उससे पढ़ो जिसके पास है, ठीक है। आप लोग इसी बुक को फॉलो करो। ओके, सो ये हमेशा 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब मिनिमम थिकनेस के लिए, हम लोग बस क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ भी वी कैन मिनिमम थिकनेस, ठीक है, एच इन सेंटीमीटर। तो इस केस में भी अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, मिनिमम थिकनेस के लिए अगर हम लोग देखेंगे, ओके, स्पेन टाइम, सो मिनिमम थिकनेस इधर मैं लिखूंगा स्पेन टाइम, ठीक है। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है तो ये होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, ठीक है। इस केस में आपका L/20, 1 एन कंटिन्यूअस, ठीक है। मिनिमम थिकनेस मतलब कि कितना होगा, ठीक है, ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर 1 एन कंटिन्यूअस, ठीक है, उसके लिए होना चाहिए L/24, बोथ एन कंटिन्यूअस के होना चाहिए L/28। सॉरी, मिनिमम थिकनेस इफेक्टिव डेप्थ थी क्या? ये मिनिमम थिकनेस अभी हम लोग वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ओ ठीक है। ओके, सॉरी मैं वॉल बोल रहा हूँ, लिए बात कर रहे हैं। ओके, आपने सही बोला, डेप्थ, ठीक है। ये जो स्लैब होता है, राइट, ठीक है, तो स्लैब का ये वाला थिकनेस, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो लास्ट में आएगा फिर कैंटिलीवर, ओके। कैंटिलीवर के लिए होना चाहिए L/10, इसको लिख ही देता हूँ, स्लैब थिकनेस, ठीक है। तो देखो ऐसा वैल्यूज इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कि क्वेश्चन देना आसान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना इसमें हमारे में। ये वाला, हाँ जी जी सर, हो गया सर। अब देखो, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर ये 1n कंटिन्यूअस मतलब 1 एन कंटिन्यूअस, मतलब कि देखो जिस बीम को, जिस स्लैब को सॉरी आप कंसीडर करोगे, ठीक है, जिस स्लैब को आप कंसीडर करोगे 1 एन कंटिन्यूअस, मतलब कि देखो एक एन में ये हो गया, यहाँ पे आपका मतलब कि माइक, ओके, सो 1 एन कंटिन्यू, ठीक है, 1 एन कंटिन्यूअस मतलब कि देखो एक एन में ये आपका खत्म हो गया स्लैब, ठीक है। दूसरा एन में देखो ये आपका स्लैब कंटिन्यूअस मोनोलिथिक एक ही साथ बनाने वाला स्लैब होगा, क्लियर, ठीक है। एक एंड में मतलब कि ये कंटिन्यूअस नहीं है जो आप स्लैब को कंसीडर कर रहे हो, राइट, दूसरा एंड में ये कंटिन्यूअस, ओके। ऐसे मतलब कि और भी हो सकता है, ठीक है, बट एक एंड में ये खत्म है, ठीक है, एंड है, ओके। सो अभी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ के बारे में देख सकते हैं, ओके। ठीक है, उस बुक में देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपका बहुत रिपीटेशन में आया है, ठीक है। रिपीटेशन में ये आया है कि अगर सी वाटर में आप कंस्ट्रक्शन करोगे, सी वाटर में अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो कौन सा ग्रेड, ठीक है, कौन सा ग्रेड को आप सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। यस, क्या होगा इसका, M30। यस, क्या होगा, M
43. अगर सी वाटर में बनाएंगे तो M30 है, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऐसा करके लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट बोल रहा हूँ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओके, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम, M30. यस, ठीक है, M30 है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। मिनिमम फॉर कंस्ट्रक्शन सी वाटर, ठीक है। इसके लिए द ग्रेड वुड बी M30, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे बताओ, चलो मिनिमम कवर, मिनिमम कवर कितना होना चाहिए अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। मतलब कि सबसे कम कवर, मिनिमम कवर हम लोग कितना दे सकते हैं? 20 mm. मिनिमम कवर, ठीक है, इज 20, राइट, 20 mm है। तो अभी देखो, ओके 25 आपने बोला है, ठीक है। देखो 20 भी है, ठीक है। मिनिमम कवर एज पर कोड अगर आप देखोगे फॉर माइल्ड कंडीशन 20 तक भी हम लोग मिनिमम कवर दे सकते हैं अभी, ठीक है। अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपका सी वाटर के लिए, ठीक है, सी वाटर में अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो कवर कितना दोगे? मिनिमम कवर फॉर कंस्ट्रक्शन इन सी वाटर कितना होना चाहिए? 45. यस, गुड, 45 होता है, ठीक है। इसको ना एकदम ध्यान से याद कर लो। ऐसे तो आपको अलग अलग कंडीशन ढेर सारा मिलेगा, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, बट सी वाटर इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछा गया है। ओके सी, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने एडिशनल कवर बताया, ओके। सो मिनिमम कवर फॉर कंस्ट्रक्शन इन सी वाटर वुड बी 45 mm, ठीक है। तो M30 का ग्रेड यूज होता है और आपका 45 mm होता है। अब देखो क्वेश्चन फिर क्या आता है कि कंपेयर टू आपका नॉर्मल कंडीशन, अगर आप सी वाटर में बनाते हो तो एडिशनल कवर कितना देना पड़ेगा? 25. ठीक है, गुड, एडिशनल कवर जो हम लोग को देना है वो है 25 mm, ठीक है, क्योंकि मिनिमम कवर का वैल्यू हम लोग को पता है 20, ओके, ठीक है। तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट, ओके, एक कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब कि देखो थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है, हम लोग को पता है कि थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा फॉर स्टील, यस, कितना होता है? ये वैल्यू को गाइस 12. 12 into 10 to the power minus 6. यस, so answer is 12 into 10 to the power minus 6, per degree. right, per degree Celsius, ठीक है। सो देखो ये वैल्यू को गाइस 10 टू द पावर माइनस 6 को भूल जाओ, अगर याद कर ले तो अच्छा है, ठीक है। अगर याद भी नहीं आता तो एटलीस्ट 12 को याद करो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा 12, 13, 14, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो इसको 12 करके याद कर लो, ओके। रोड के बारे में, कंक्रीट रोड के बारे में कल कौन क्वेश्चन पूछा था, वो प्रेजेंट है आज? जी सर, सर हो गया सर, समझ गया। ओके ठीक है। तो देखो मैंने जो समझाया था आपको, तो देखो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, थर्मल कोएफिशिएंट से आता है, ठीक है। क्योंकि आपका वहां पे टेम्परेचर की वजह से देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से आपका चेंजेस आ रहा है। तो टेम्परेचर की वजह से जब चेंजेस आता है ना, हम लोग हमेशा ऑपोजिट वे में देखते हैं, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट जो बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो इसको रेजिस्ट करेगा, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होता है, बस, ठीक है। बस इस वे में तो याद कर लो, करते हैं ना, composite। हाँ
मतलब कि बस टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि टेम्परेचर के ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर एक बीम है राइट, और अगर मैंने इसको दोनों एंड से फिक्स कर दिया, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये इलोंगेट होना चाहेगा, लेकिन इलोंगेट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या जनरेट होता है, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट उधर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उधर में भी टेम्परेचर का ही बात हो रहा है। ओके, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, ओके। तो आप देखो, ओके, सो मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या था? मॉडुलस ऑफ रप्चर कैसे निकालते हैं हम लोग, चलो यही बता दो। PL 0.7 अंडर रूट FCK। मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग निकालते हैं। ओके, इसको चलो डिनोट कर देता हूं मैं, जैसे हम लोग डिनोट करते थे FCR, राइट। सो FCR वाज इक्वल टू क्या था, 0.7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ FCK। ठीक है, तो अभी ये तो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सर से रिलेटेड है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि एक कंक्रीट का, अगर मैं आपको पूछूंगा कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 0.8 into FCR. 0.8 into FCR. 0.66। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जनरेटेड बाय FCT। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. इसको हमेशा 0.66 टाइम्स ऑफ FCR करके ले लो। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 0.66 इंटू FCR, हम लोग को पता है 0.7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ FCK। ठीक है, तो बस इसको ऐसे याद करो कि मॉडुलस ऑफ रप्चर का 66% होता है, क्या होता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है guys, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये आपको कोई भी ग्रेड के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से चलो आगे सब लोग निकाल लोगे अभी। सर हाँ, मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने का और अलग फॉर्मूला है क्या? नहीं, मॉडुलस ऑफ रप्चर तो ऐसे ही निकालना है। PL by BD स्क्वायर होके कहीं देखा था सर। क्या देखा था आपने? PL PL बाय BD स्क्वायर होके PL क्या? PL BD स्क्वायर। ओके ओके, चलो मैं इस फॉर्मूला से कभी कम अक्रॉस नहीं हुआ हूँ, चलो आप मुझे भेज देना तो, ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। ओके सर। ठीक है, अभी ओके, अभी देखो, ओवर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स, बैलेंस, ये तो सबको क्लियर है राइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपका कंक्रीट, ठीक है, अगर कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस पहले आ जाएगा, ठीक है, कंक्रीट में आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस अगर पहले आ जाएगा एज कंपेयर टू स्टील, तो वो सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा? ओवर रेनफोर्स। ओवर रेनफोर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को वैल्यूज को याद करना है। ओके, मिक्स प्रोपोर्शन आप लोगों को पता है। ओके, तो अब देखो, आरसीसी बीम में हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट देते हैं। टेंसाइल जोन में अगर रेनफोर्समेंट देते हैं, सो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हैं हम लोग? 4%. 0.04 दैट मीन्स 4%, 4%। राइट। 4% किसका? ऑफ टोटल एरिया। ठीक है,
टोटल एरिया मतलब कि देखो ये आपका एरिया ऑफ स्केल, ठीक है। आप ये मैक्सिमम कितना दे सकते हो, आप दे सकते हो ये जो आपका टोटल एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया दैट मीन्स बी इंटू डी, ठीक है, इसका 4%, दैट मीन्स वी कैन राइट मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप दे सकते हो 0.04 BD, ठीक है। सर यस बोलो। सर पुटिंग में सर वो कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो सर क्यों प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब ओके, फुटिंग में हम लोग मतलब कम ग्रेड क्यों देते हैं, जी सर। ये मैं बताता हूँ रीजन। ओके चलो चलो इसी रीजन को सुन लो। फुटिंग में देखो क्या होता है आपका होता है, देखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कॉलम, स्लैब, ठीक है, आप देखोगे तो स्लैब, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका बीम, राइट, बीम एलिमेंट इधर में ऐसे साइड में ऐसे बीम होगा। ओके, तो अब देखो इसके जो मिट्टी के साथ लगा होगा तो वो होगा आपका फुटिंग। अभी देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप स्लैब पे खड़ा होगा, ठीक है, तो आपका लोड क्या होगा, स्लैब पे पहले इक्वली यूनिफॉर्मली आपका ये ट्रांसफर होगा। स्लैब क्या करेगा, इसी लोड को वो ट्रांसफर कहाँ पे करेगा, बीम पे, बीम क्या करेगा, कॉलम पे, फिर कॉलम किस में ट्रांसफर करेगा, कॉलम ट्रांसफर कर देगा फुटिंग पे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि घूम फिर के जितना भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपका लोड है वो घूम फिर के देखो फुटिंग में कौन सा लोड देगा, ये एक्चुअली आपका देखो लोड घूम फिर के फुटिंग में कंप्रेसिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसिव इन नेचर होता है और फुटिंग का बस काम क्या है, फुटिंग का काम बस ये है कि वो लोड को अल्टीमेटली मिट्टी में यूनिफॉर्मली ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपका जो बीम एलिमेंट है, बीम एलिमेंट क्या होता है, देखो ये अपने बल पे खड़ा है, तो अल्टीमेटली मतलब कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस, राइट, टेंसाइल स्ट्रेस अगर आप देखोगे तो वेरिएशन होगा ना टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का, वो ज्यादा होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फुटिंग में देखोगे तो फुटिंग में इतना वेरिएशन नहीं होता है, आपका स्ट्रेसेस जो है वो कंप्रेसिव इन नेचर ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कंक्रीट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, तो इसीलिए हम लोग का लोअर ग्रेड से ही काम चल जाता है फुटिंग के लिए। क्लियर? तो सर आदमी लोग ऐसे क्यों बोलते हैं सर, ये हाँ घर बनाने के लिए सर वो फाउंडेशन में ही ज्यादा पैसा जाते होंगे सर, एक्सकेवेशन के अलावा तो सर तो इसमें तो जाना नहीं चाहिए। फाउंडेशन में पैसा क्यों नहीं जाएगा, फाउंडेशन में आपका पैसा जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के ये सब लोड किस में आएगा, फुटिंग में आएगा। तो आप तो ग्रेड के बारे में पूछ रहे थे, ग्रेड हम लोग कम रखते हैं, ठीक है, बट फुटिंग का जो डिजाइन होता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रेनफोर्समेंट यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। वो बोलते हैं पीसीसी, लेकिन देखो रेनफोर्समेंट का भी यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जितना आपका बड़ा स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा आपका फुटिंग और मजबूत होना पड़ेगा। तो अगर आप जब एस्टीमेट बनाओगे कोई भी बिल्डिंग का, तो ऑफ कोर्स आरसीसी घर तो आप लोगों ने देखा ही है, राइट। तो उसमें क्या होता है आपका देखो, सब लोग वही बोलता है कि अरे नीचे पहला फ्लोर बनाने में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद कम पैसा में हो जाता है, राइट। फुटिंग एक कॉस्टली एलिमेंट है, ठीक है, फुटिंग ऐसा नहीं है, बस ग्रेड इज लोअर, ठीक है। अगर आप उसमें भी इसीलिए कि एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो उसमें भी अगर आपने ग्रेड को हायर कर दिया तब तो और पैसा लगेगा। ओके सो ओके, ये तो था आपका मैक्सिमम। अब बताओ मिनिमम कितना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है। ओके, और 0.85 ये BD/. और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये किसके लिए है, ये सब में बीम के लिए है, ठीक है गाइस, ये बीम के लिए है, ये चीज को ध्यान में रखना। कॉलम के लिए फिर अलग हो जाएगा। ओके, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हो सकता है, 0.85 divided by FY into BD. गुड, ठीक है, ये है आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालने के लिए। गुड, ठीक है, सी गुड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको पूछा जाएगा, मिनिमम रेनफोर्समेंट सर कितना हो सकता है। यस, सर ये बीडी जो सर ये टोटल एरिया नहीं है ना, ये जो नहीं है,
यस यहाँ पे चलो इसको कैपिटल, अगर ऊपर में कैपिटल बी में इफेक्टिव विथ कभी नहीं आएगा तो टोटल बी ही लिखेंगे। ओके यहाँ पे मैं दोनों साइड में बी भी लिख दिया, ये डी। तो इस केस में मिनिमम के लिए हम लोग इफेक्टिव डेफ को यूज करते हैं, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन था गाइस, अभी याद है, बता देता हूँ। सर यस बोलो। शेयर इन्फोर्समेंट सर क्या है? आएगा आएगा, टीयर में आऊंगा मैं अभी, ठीक है। पहले थोड़ा सा ये मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, आएंगे सीयर में आएंगे। ओके बाकी तो क्वेश्चंस लोग कर लोगे। सर यस सर बीम में सर किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बेंडिंग मोमेंट ना शेयर फोर्स को? दोनों को देना पड़ेगा। यस ऐसा क्वेश्चन, नहीं मतलब ज्यादा ऐसा प्रायोरिटी क्वेश्चन है क्या, ऐसा क्वेश्चन आया है क्या प्रायोरिटी के ऊपर? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहे। ओके देखो दोनों को देना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है? सर ये हाँ देखा जाने से मतलब एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट वो ज्यादा होता है ना शेयर रेनफोर्समेंट से। शेयर से ज्यादा होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है चलो मैं बताऊंगा। चलो इससे पहले ये आप लोग, ठीक है इस चीज को याद कर लो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है इसको याद कर लो। एज पर IS 456, okay, number of grades, okay, number of grades of standard concrete mix कितना है, ठीक है स्टैंडर्ड मिक्सेस। यस बताओ। सर अभी तो ये थे। यस गुड, अभी 8 है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको देखो MCQ में 8 दिखेगा तो आंसर वुड बी 8, ठीक है। उसके अलावा जो हाईएस्ट होगा उसी में टिक करना, तो ऑफ कोर्स 7 का ऑप्शन वो लोग देगा ही देगा, ठीक है। ये है लेटेस्ट, लेटेस्ट के हिसाब से 8 है, ठीक है। ये देखो जो मैंने ग्रेड बोला है ना, ये ग्रेड एक्चुअली आपका ये है जैसे कि M20, ओके सॉरी अकॉर्डिंग टू इट शुड बी 8, ओके। तो स्टैंडर्ड ग्रेड मतलब कि आपका M, जो हम स्टैंडर्ड ग्रेड बोलते हैं वो आपका M25 से लेके M60 तक, ठीक है। तो पहले क्या था कि M55 तक लिया गया था, ओके। बाकी तो आपको पता है लीन क्या बताना था। ओके अगर आप RCC स्ट्रक्चर बनाओगे तो मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज कर सकते हो? M20 20 M20, यस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टारगेट मीन स्ट्रिंग मुझे निकाल के बता दो कि कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग करो। ओके ओके रुको रुको, आप क्या मुझे पूछ रहे थे? ओके ओके इसको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने बोला है कि शियर रेनफोर्समेंट और आपका लॉन्गिट्यूडिनल का अगर हम लोग देखेंगे तो शियर रेनफोर्समेंट का अगर आप देखोगे तो परसेंटेज बहुत कम है, राइट, एज कम्पेयर टू मेन दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। लेकिन देखो बात अभी ये है कि लेट्स कंसीडर आप एक बीम बना रहे हो और आपका ये सोचना है कि चलो मैं काम करता हूँ लॉन्गिट्यूडिनली मेन है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तो इसको ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, और लेट्स कंसीडर कि आपने डिसाइड किया कि शियर थोड़ा कम ही देंगे। तो देखो शियर का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो ये है कि जब आप कास्टिंग करोगे, कास्टिंग करने के टाइम में
वो मेन रेनफोर्समेंट को अपना पोजीशन में रखेगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर एक क्रॉस सेक्शन में ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आपका मेन रेनफोर्समेंट है, तो ऊपर में 2 एंकरेज बार्स हम लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि एंकरेज बार्स देने से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके शियर रेनफोर्समेंट से ऐसे बांध सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्मवर्क लगा के आप कास्टिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ शियर रेनफोर्समेंट आप जब कास्टिंग करोगे मेन रेनफोर्समेंट तो हिल जाएगा, राइट। तो पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम देखो ये है कि अगर आप एक बीम एलिमेंट में देखोगे तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि मोमेंट कहाँ पे डेवलप होगा। मोमेंट डेवलप होगा मैक्सिमम, यस, मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे डेवलप होता है, सेंटर में, सेंटर में, राइट। सेंटर और मैक्सिमम शेयर कहाँ पे डेवलप होगा, सपोर्ट। यस, नियर, ओके, सपोर्ट। तो अल्टीमेटली देखो, ये अगर आप बीम को ऐसे लगा रहे हो, यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपने लगा दिया, ठीक है, तो शियर का काम इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि यस, फ्रॉम बेंडिंग पॉइंट, फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो होगा सेंटर में। लेकिन देखो, जितना ही आप एजेस की तरफ आते जाओगे ना, आपका मोमेंट का वैल्यू कम होते जाएगा, बट उल्टा शियर का फोर्स बढ़ते हुए जाएगा। तो अल्टीमेटली शियर का रिक्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप शियर एनफोर्समेंट अच्छे से नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपका 3 अलग अलग किस्म का फेलियर हो सकता है, जिसके बारे में चलो मैं आगे जब शेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उधर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे से क्लियर हुआ। तो इसीलिए हम लोग को मतलब दोनों को, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ठीक है, शेयर का क्वांटिटी यस कम कम हो सकता है, बट नॉट नेग्लिजिबल, ओके, नॉट नेग्लिजिबल, दैट मींस इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, मैं ये बोल रहा था कि मुझे अभी, ओके, क्वेश्चन अभी, चलो इसको करके, ओके, क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ of course this would be Newton per mm square for M30. The standard deviation is 5. Yes, ये निकाल के बताओ मुझे। 38.25। यस, कितना होगा, 38.25, यस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। जो मैंने आरसीसी में एकदम स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था ना, उसी में मैंने इसको समझा दिया था, तो उसको उसी वे में करना है। तो इस केस में देखो, आपको स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि FCK is equal to FM minus 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा। यस, बोलो। ओके, तो बोला ऐसा लगा, ठीक है। सो आपको पूछा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो दैट मींस FM विल बी इक्वल टू FCK प्लस 1.65 डेल्टा। तो FCK पता है 30 प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सॉरी मैं डेल्टा डेल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा करके दिया है, तो कोई बात नहीं, तो इनटू 5 कर दो, तो ये वैल्यू निकल के आता है 38.25। ठीक है, सो कभी भी आपको क्या करेगा, लोड के ऊपर पूछेगा, ठीक है, तो आई गेस आप लोग ये भी कर सकते हो। ठीक है, FM और FCK, तो आंसर वुड बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके गाइस, गिव मी, ओके, गिव मी 1 मिनट।
ओके सो ओके आरसीसी किसने ओके ओके किन्होंने आपका आरसीसी डेवलप किया था? आरसीसी किसने डेवलप किया था? ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके मैं ऑडिबल, आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो ऐसे लिखता हूँ मटेरियल फिर फादर, ठीक है? सो आरसीसी Penquest Cognate. यस, ठीक है। तो देखो ये आप लोग को सब याद करना ऐसा नहीं है, बट सम आर इम्पोर्टेंट, जैसे कि आरसीसी हो गया, राइट? और ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ यस सीमेंट के बारे में भी दिया है, तो यस ये एटलीस्ट याद कर लो। तो जैसे कि आरसीसी का फादर, दैट इज फादर जिन्होंने लिखा है, इनका नाम था फ्रेंकोइस ओके कोइग्नेट। तो फ्रेंकोइस कोइग्नेट, ठीक है। अब नेक्स्ट सीमेंट, तो कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये किन्होंने किया था? ठीक है, सीमेंट डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पालिन। जोसेफ एस्पालिन, ठीक है। जोसेफ एस्पालिन ने आपका पोर्टलैंड सीमेंट डिस्कवर किया था। उसके बाद लास्ट में अगर देखोगे, दैट इज द फर्स्ट सिविल इंजीनियर को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आई गेस, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग जॉन मियटन, राइट? या फिर सिएटन होगा, कोई एक साइलेंट है, क्या साइलेंट है अभी? जॉन यस, क्या होगा ये, कोई बताओ? जॉन सिएटन की मियटन? अपना हिसाब से ज्यादा बोलेंगे। यस, ठीक है। सर बस हाँ सॉइल मैकेनिक्स के फादर को ताजागी को बोलते थे ना सर। हाँ हाँ, क्या बोला? सॉइल मैकेनिक्स का फादर को ताजागी को बोलते हैं ना सर। यस, टेरजाकी को बोलते हैं। टेरजाकी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सर ये पी सर सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट देता ना? यस, पोर्टलैंड सीमेंट। सर उसका कौन है सर? जोसेफ की है सर? जोसेफ एस्पालिन। ये सब यही पूछ रहे हो कि कौन है पूछ रहे हो? ओके, ठीक है। तो देखो ये कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट होगा जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सर सिविल इंजीनियरिंग इंडिया में सर अलग मानते हैं क्या? सिविल इंजीनियर में तो अलग है, कौन है बताओ सिविल इंजीनियर इंडिया का? विश्वेश्वरैया बिजनेस विश्वेश्वरैया हाँ, करके था क्या? वो इंजीनियरिंग का है कि सिविल इंजीनियरिंग का है? सिविल का था लगा है सर। सर वो सिविल कहता है लेकिन उसको फादर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं ऑल ओवर हाँ ओवरऑल के लिए। यस, ऑल ओवर इंजीनियरिंग के लिए उनको ही माना जाता है। देखो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उसका गारंटीड है। वो आएगा तो आपका जीके इन सब में आ सकता है, ये इधर नहीं आएगा। इधर में आपको आएगा तो इसी इंसान का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, तो बाकी तो आप लोग ओके चलो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना आप लोग देख लो। बाकी क्वेश्चन देखो जितना है, जितना हो सके मतलब कवर अप करो, ठीक है। जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग शेयर, ठीक है। तो शेयर में पहले हम अपना बेसिक्स शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। सर
यस बोलो। सर बाइबा में पूछा था कि एज एन इंजीनियर मतलब कोई भी बिल्डिंग को डिजाइन करने जाने से सबसे हाँ पहले कौन सा पोर्शन को डिजाइन करना है, स्लैब, बीम, कॉलम, इसको करना है मतलब सुपर स्ट्रक्चर में। ओके रुको दे सॉइल। ओके क्यू एन क्वेश्चन सॉइल का, चलो चलो पहले खत्म तो कर लेते हैं, ठीक है। हाँ आप क्या पूछ रहे थे? ओके पहले किसको डिजाइन करेंगे हम लोग, जब हम सुपर लोग स्ट्रक्चर में सर। ओके सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो मतलब कि हम लोग तो लोड को देखना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर जिस क्लास ऑफ लोड के लिए आप डिजाइन कर रहे हो। तो लोड फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आएगा? स्लैब में आएगा। तो स्लैब को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो स्लैब के हिसाब से फिर हम लोग बीम को करेंगे, फिर कॉलम को करेंगे, ऐसे। थैंक यू सर। ये आपको पूछा था भाईवा में? जी सर। ओके भाईवा का तो कुछ आता पता ही नहीं, कुछ कुछ भी पूछ लेते हैं, बट चलो ये अच्छा पूछा है, ठीक है मतलब कि। और हाँ गाइस चलो अभी तो चलो भाईवा तो बाद में है, राइट। तो भाईवा पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या होता है ना, हमेशा थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग भी पूछने आता है वो लोग यूजुअली क्या होता है कि प्रैक्टिकली फील्ड में होने वाला आदमी लोग ही होते हैं, राइट। आप लोग का भी आई गेस डिपार्टमेंटल का आदमी भी आया था, तो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मतलब कि आप उनसे ज्यादा ही जानते हैं, वो गारंटीड है। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व आप मतलब कि उनको समझाओगे, उनको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे ये भी नहीं आता है, ऐसा ऐसा होगा मतलब। लेकिन प्रॉपर जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनका ऊपर ज्यादा है। ओके तो सीयर डिजाइन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब हम लोग ओके जब हम लोग एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा दिया। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होगा? दैट इज ऑलवेज नियर द सपोर्ट्स। नियर द सपोर्ट ये वाला रीजन में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपका शेयर जनरेट होगा, राइट। तो मैक्सिमम शेयर की वजह से ओके तो मतलब कि देखो ये मैंने अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ड्रॉ करूंगा, मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा, राइट। यहाँ पे मैंने लोड दे दिया W, लेट्स कंसीडर मैंने सेंटर में दे दिया, यहाँ पे L/2, यहाँ पे L/2। तो मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? W/2, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? W/2, राइट। तो ये क्या हुआ? ये यही है आपका शियर फोर्स, ठीक है। ये है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के अगेंस्ट में, इस फोर्स के वजह से जो आपका स्ट्रेस लगेगा, दैट इज शियर स्ट्रेस, राइट। तो इसी स्ट्रेस के अगेंस्ट में हम लोगों को शियर रेनफोर्समेंट, दैट इज ऐसे टाइस लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके तो शियर फोर्स के अगेंस्ट में मतलब कि हम लोगों को शियर डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग देखो सीधा मैं अभी आपको डिजाइन स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। तो डिजाइन स्टेप्स में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। ओके रुको बुक देखना, एक चीज आप लोगों को बोलना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शियर की वजह से आपको कैसा कैसा फेलियर आ सकता है। ओके तो शियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ फेलियर, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ फेलियर या फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फेलियर में अगर आप देखोगे तो पहले आएगा आपका डायगोनल, ओके डायगोनल टेंशन फेलियर, डायगोनल टेंशन फेलियर ये आएगा नंबर 1 में, ठीक है। अब देखो डायगोनल टेंशन फेलियर क्या है। डायगोनल टेंशन फेलियर ये किसके वजह से होता है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ऑकर्स अंडर, ओके ऑकर्स अंडर लार्ज shear force, occurs under large shear force and less bending moment, ठीक है। occurs under large shear force and less bending moment, ठीक है। और ये कितना डिग्री में होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 45। ये गुड गुड, ठीक है 45 में होता है ये। तो सच क्रैक्स
occurs okay at 45 degree with horizontal, okay, at 45 degree with horizontal. इसके कहने के हिसाब से देखो क्या है, अगर आपका ये एक सेक्शन है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ऐसा ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे बीम एलिमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने सपोर्ट दिखा दिया, तो अब जैसे आप यहाँ पे लोड दोगे, ओके, तो लोड देने के कारण हम लोग को क्या पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आपका सेंटर में। तो सेंटर आप तरफ बढ़ जाओगे, आपका शियर फोर्स बढ़ते हुए जाएगा, और शियर फोर्स कहाँ पे होगा, नियर द सपोर्ट, राइट। तो नियर द सपोर्ट आपका शियर फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला गया है कि डायगोनल टेंशन फेलियर कहाँ पे होता है, ये होता है जब आपका शियर फोर्स बड़ा होगा और बेंडिंग मोमेंट कम होगा। दैट मीन्स उसका पोजीशन कहाँ पे हुआ, नियर द सपोर्ट्स हुआ कि नहीं, नियर द सपोर्ट्स हुआ, राइट। तो मतलब अगर आपका मेन इन्फोर्समेंट को लगाया है तो डायगोनल क्रैक्स देखो कुछ इस किस्म से 45 डिग्री में फेल होगा, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 के लिए। यस गाइस, ये क्लियर हुआ, राइट। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे नंबर 2 ओके, जो फेलियर हो सकता है वो है आपका फ्लेक्सरल फेलियर। सर आपका बोला वाला पहले फ्लेक्सरल आ रहा है, शियर, लिखा वाला बाद में आ रहा है। ओके, रुको दे, नेटवर्क का इशू हो गया होगा, ओके, ठीक है। अभी बता देना अगर ठीक है उलट पुलट आ रहा है तो बताना। अब देखो डायगोनल शियर फेलियर कब होगा, ये उल्टा होता है, दैट इज ऑकर्स अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स, ठीक है। ये कितना डिग्री में होता है, 90। गुड, ठीक है। ये सच क्रैक्स ऑकर्स at 90 degree with horizontal, okay, with horizontal। so इस ये कहाँ पे होगा, अब देखो यहाँ पे बोल दिया है कि फ्लेक्सरल शियर फेलियर, नाम से ही देखो ना क्या बोला है, फ्लेक्सरल। तो फ्लेक्सरल मतलब कहाँ पे होगा, फ्लेक्सर मतलब कि ये बेंडिंग है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम सेंटर की तरफ। तो मतलब कि ये वाला रीजियन में, ये जो सेंटर के पास ये फेलियर होगा नियर अबाउट कुछ इस किस्म से, ऐसा क्रैक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये होगा एट अबाउट 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, ओके, सेकंड मोड ऑफ फेलियर। तो थर्ड मोड ऑफ फेलियर देखो सेम नंबर 1 की तरह ही है, बट इंस्टेड ऑफ डायगोनल टेंशन, मतलब कि टेंशन फोर्स के अलावा, मतलब कि बजाय यहाँ पे क्या होगा, आपका होगा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ओके, ये भी सेम, दैट इज ऑकर्स अंडर लार्ज, ओके, ऑकर्स अंडर, ये भी सेम, ठीक है, उसी रीजन में हो सकता है जहां पे आपका डायगोनल टेंशन फेलियर हुआ था, मतलब कि जहां पे आपका शियर फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन फेलियर मतलब कि देखो एक तो आपका देखो बीम में, ओके चलो ऊपर ही दिखाता हूँ, ये आपका एक बीम एलिमेंट है, ठीक है। लोड के वजह से आपने लोड को ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे ऐसे बेंडिंग आ गया। तो बेंडिंग आ गया मतलब कि क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे क्रैक्स कैसे आ जाएगा, कुछ ऐसे फेलियर आ जाएगा, राइट। क्योंकि नीचे में क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो ऐसे समझ लो कुछ ऐसे क्रैक आ जाएगा, ठीक है। मैं क्रैक को दिखाता हूँ तब तो अच्छे से, ठीक है। कुछ इस किस्म से देखो ऐसा क्रैक आ सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव लोडिंग, ठीक है, लोडिंग ज्यादा बढ़ने के लिए। अब जो नेक्स्ट वाला है वो कंप्रेशन, मतलब कि उल्टा कंक्रीट क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब कि इसको अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे तो ये मतलब कि सेम नियर द सपोर्ट्स ही होगा, ठीक है। ये भी सेम 45 डिग्री में होने का ही चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दिखा दो कि ये आपका कंप्रेशन होगा इधर इंस्टेड ऑफ टेंशन। क्लियर? तो ये देखो डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर है, ठीक है, जिसके लिए एक्चुअली हम लोगों को शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि शियर फोर्स के अगेंस्ट में जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को डिजाइन स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाऊं, ठीक है। एक्चुअली ज्यादा आसान, याद करना आसान है। तो शियर डिजाइन स्टेप्स, नंबर 1, कैलकुलेट द factored shear force. Calculate the factored shear force VU at the support, ठीक है। तो VU हम लोग निकाल लेंगे, shear force को पहले निकालेंगे, उसके बाद कैलकुलेट नॉमिनल shear stress, ठीक है। कैलकुलेट नॉमिनल shear stress, तो नॉमिनल shear stress में क्या आएगा, नॉमिनल shear stress में आपको एक्चुअली टाउ वी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब कि लोड की वजह से जो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है दैट इज टाउ वी। तो टाउ वी विल बी इक्वल टू वी यू बाय, क्या करेंगे, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बी इंटू, BD। यस, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना। कवर, इफेक्टिव कवर डजंट वर्क इन एनी फॉर्म, हम लोग उसको न्यूट्रल मान के चलते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ तक ही इफेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, टाउ वी का वैल्यू अगर आपके पास आ गया, अभी नेक्स्ट किसके साथ कंपेयर करेंगे, अभी कुछ कंपेरिजन हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला हम लोग कंपेयर करेंगे टाउ वी विथ टाउ सी मैक्स, ठीक है, टाउ वी विथ टाउ सी मैक्स। अब यहाँ पे कुछ याद करने वाला चीजें आ गया, जैसे कि टाउ सी मैक्स हम लोग निकालते कैसे हैं। टाउ सी मैक्स के लिए फॉर्मूला है 0.631 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के, ठीक है। तो ये देखो, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, बट स्टिल याद कर लो तो ठीक है। टाउसी मैक्स एक ही बार में निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि टाउसी मैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, यस, टाउसी परसेंट मैक्स किसके ऊपर, यस, परसेंटेज ऑफ Grade of concrete and ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यस, टाउसी मैक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये बस ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब कि आपका कंक्रीट कौन सा ग्रेड का बना है उसके हिसाब से उसका मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, जस्ट कंक्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अभी आपने कितना स्टील लगाया, कितना ये लगाया, ये सब गया, ठीक है, मतलब कि ये सब बाद में। पहला वाला पार्ट क्या है, पहला वाला पार्ट ये है कि आपका जो कंक्रीट है वो आप, इसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा तो आप कभी भी लोड दे ही नहीं सकते हो कि ताऊ भी बड़ा आ जाए ताऊ सी मैक्स से, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है जो हम लोग को अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम लोग को क्या पता चला कि tau c max depends upon grade of concrete and tau c max can be calculated by 0.631 into square root of fck if tau v is greater than tau c max। अगर बड़ा आ गया तो सीधा हम लोग को हमेशा रीडिजाइन करना ही पड़ेगा, we have to redesign। और अगर आपका tau v is less than tau c max, then okay, ठीक है, मतलब कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, कैलकुलेट, या फिर कंपेयर करके लिखते हैं,
ये दोनों कंपेरिजन है, ठीक है, कंपेयर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, कंपेयर टाउ वी विथ टाउ सी। ठीक है, अब देखो ये जो टाउ सी है, ये डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बोथ, परसेंटेज ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। तो ये वाला पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाउसी मैक्स और टाउसी में मेजर अंतर यही है कि एक तो बस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो है, और दूसरा ये है कि आपने जो स्टील लगा दिया, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा वो होता है टाउसी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका एमसीक्यू में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो ये है, आप मतलब कि टाउसी को कैलकुलेट करोगे फिर टाउबी से कंपेयर करोगे। तो अगर आपका टाउसी, चलो सॉरी, चलो इसको इसी फॉर्मेट में लिखता हूं। अगर आपका टाउ भी कम आ गया, किससे कम आया, 0.5 टाउसी। टाउसी का मतलब कि आधा से भी कम है। लोड के वजह से जो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो आपका स्ट्रेंथ का आधा भी नहीं है, स्ट्रेंथ का आधा से भी कम है। इस केस में कितना शियर एनफोर्समेंट देना है, मिनिमम। देखो, नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो शियर रेनफोर्समेंट अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स जो मैंने बोला था, इसका और एक दूसरा काम क्या था, इंपॉर्टेंट काम, शियर रेनफोर्स मेन बार्स को वो पोजीशन में रखता है, तो उसके लिए तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए देखो टाउ भी अगर 0.5 टाउ सी से कम आता है तो नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि शियर फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका 0.5 टाउ सी, ओके, टाउ सी से अगर टाउ भी बड़ा आ गया, चलो इक्वल टू लगा दो, इट इज अगेन इक्वल टू, ओके, लेस देन इक्वल टू टाउ सी, तब हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ओके, इज प्रोवाइडेड। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला को आप लोग को याद करना पड़ेगा कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है, और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, फॉर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट फॉर्मूला क्या है, ये किसी को पता है तो रिवाइज करो। चलो, ASB by BSB BSB less than greater than or equal to 0.4, yes 0.85 FY, H7FY, राइट, यही था। गुड। तो यहाँ पे देखो SB क्या है, SB है आपका स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग। ASB क्या है, area of टोटल एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट आपका ASB है। ठीक है, अब ASB, ओके। तो देखो मतलब कि देखो ये आपका एक सेक्शन हो गया, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप ऐसे आपने ऐसे टाइल्स को बांध दिया। ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग आप प्रोवाइड करोगे, ये जो आप इक्वल स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे, दैट इज जनरेटेड बाय SB। ASB क्या है, ASB के लिए आपको क्रॉस सेक्शन को फ्रंट व्यू से देखना पड़ेगा। ठीक है, ASB ये आपका देखो ऐसा मेन बार ऐसा है, आपने शियर रेनफोर्समेंट ऐसे लगा दी। ठीक है, तो ASB अगर आपका 2 लेगेड है उस केस में एरिया क्या होगा, अब देखो शियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ASB अगर 2 लेगेड है तो हमें ध्यान से देखना, ये 2 लेगेड ही मिनिमम है, राइट। 2 लेगेड का मतलब होता है कि 2 लेग है। देखो अलोंग डेप्थ आपका शियर का 2 लेग है, तब आपका 2 टाइम्स, अगर इसका डाया मैंने 6 mm बोल दिया तो क्या होगा, एक का डाया क्या होगा, एरिया 5/4 × 6 स्क्वायर होगा कि नहीं। तो 2 लेगेड है तो डबल होगा,
अगर लेट्स कंसीडर मैंने ऐसे 3 लेगेड बनाया है ऐसे, ठीक है, लेट्स कंसीडर नीचे में भी और एक बार है, तो अगर मैंने ऐसे एक 3 लेगेड बनाया है, 3 लेगेड मतलब कि देखो टाइल्स को बस, ठीक है, अलग अलग का पर्सपेक्टिव में घुमाया गया है, अलग अलग बार का पर्सपेक्टिव में, तो ये 3 लेगेड हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 लेगेड में क्या होगा, 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। 4 लेगेड, अगर 4 लेगेड होगा तो क्या करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे बस, ठीक है। आई गेस ये पार्ट क्लियर हुआ। तो वही आपका एएसबी एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, अल्टीमेटली हम लोग को मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा। अब लास्ट, ठीक है, इफ ताऊ वी का वैल्यू अगर ताऊ सी से बड़ा आ गया, अब हम लोगों को शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है, प्रॉपर्ली डिजाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिनिमम कुछ भी लगा दिया, अभी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग शियर रिइंफोर्समेंट को देंगे, ठीक है। इफ ताऊ वी इज ग्रेटर देन ताऊ सी, देन स्टेप 6 करके लिख देता हूँ, चलो स्टेप 4 था ये, राइट, तो स्टेप 5, ठीक है। तो स्टेप 5 में अगर हम लोग देखेंगे, तो स्टेप 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस केस में क्या होगा, ताऊ बी इज ग्रेटर देन ताऊ सी, उसके लिए, ठीक है। तो इफ ताऊ बी इज ग्रेटर देन ताऊ सी, देन शियर रेनफोर्समेंट, शॉर्ट में लिखते हैं, शियर रेनफोर्समेंट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड against the shear force of VUS, which is equal to VU minus tau C into BD, ठीक है। तो इतना शियर फोर्स के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे, और फिर फॉर्मूला, इफ ओनली, ठीक है। आप देखो इसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है, वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइन स्टीरअप, ठीक है। मतलब कि अगर आप अपना स्टीरअप्स को ऐसे ऐसे लगाओगे पूरा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हुआ, अगर आप इसको इंक्लाइन करके लगाओगे तो ये इंक्लाइन होगा। तो इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भी नहीं, देखा जाए तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस अभी लिख ही दे तो लिख ही देते हैं, इफ वर्टिकल स्टीरअप्स या टाइस स्टीरअप्स are used, then their spacing is given by, ठीक है। तो यूजुअली देखो हम लोग क्या करते हैं, टोटल एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए कोशिश नहीं करते, राइट। शियर में हमेशा हम लोग बस स्पेसिंग को निकालने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। शियर के हिसाब से, शियर फोर्स के हिसाब से जो शियर स्ट्रेस आएगा, उसके लिए मतलब कि देखो अगर शियर से ज्यादा आ रहा है तो स्पेसिंग कम होगा, राइट। और अगर आपका शियर स्ट्रेस कम है तो स्पेसिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASB इंटू D डिवाइडेड बाय SV, ठीक है। तो बस ऐसे करके हम लोग निकालते हैं अगर हम लोग को शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है। अब यहाँ पे जो क्लॉज है, जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि देखो ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये गाइस ये प्रॉपर डिजाइन में पूछेंगे, इसका क्वेश्चन MCQ में एक्सपेक्ट मत करो, नहीं आएगा, ठीक है, ये आ ही नहीं सकता है। ओके ओके रुको, खत्म नहीं हुआ है, ये लिख ही लेते हैं नेक्स्ट इसको। ओके, स्पेसिंग इस फॉर्मूला से जो भी मिले, ठीक है, should not exceed, okay, should not exceed, yes, क्या एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसी को पता है तो बताओ। 0.75 D, यस 0.75 D और
300 mm. 300 mm, ठीक है। इन दोनों से तो बड़ा आपका अगर स्पेसिंग का वैल्यू इस फॉर्मूला से मिलेगा तो हम लोग वो लेते ही नहीं है, फिर हम लोग इन दोनों से हम लोग को कंपेयर करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा ना, दैट इज योर रिक्वायर्ड स्पेसिंग, ठीक है, व्हिच एवर इज लेस, ठीक है। इससे बड़ा आपका स्पेसिंग नहीं हो सकता है एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कुछ लोग आप लोग बाद में ध्यान से देख लेना। अभी आते हैं नेक्स्ट, ओके। सर आज के लिए हो गया क्या? सर हो जाएगा, Yes, ऑफिस जाना है। ओके चलो खत्म ही हो गया, ठीक है। रुको दे, मैं एक चीज बोलने वाला था, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा, मैं भूल ही गया लग रहा है। रुको, बुला दिया आपने 0.75 डी और 300, यस ओके, ठीक है। ये वाला पार्ट बस सुन लो, ठीक है। अब देखो ये कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आपके पास एक बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ध्यान से सुनना, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? सेंटर में, राइट, मिनी ओके। और मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होगा? Support, near the support. नियर द सपोर्ट, राइट, ओके, नियर द सपोर्ट। तो नियर द सपोर्ट आपका मैक्सिमम शियर फोर्स हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्पेसिंग, ठीक है। चलो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन को ही बताता हूँ, ओके। आपका लोमदा, आपका माइक बहुत कुछ आवाज आ रहा है, देखो। ओके, तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपको देखो सीधा ऐसा पूछा जाता है कि स्पेसिंग, ओके, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स spacing of stirrups, okay, in a rectangular beam is, ठीक है, ऑप्शन में आपको देगा कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। फिर आपको बोलेगा डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर। उसके बाद ऑप्शन 3, इंक्रीजेस एट द एंड, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ले लो नंबर 4, इंक्रीजेस एट सेंटर ऑफ द बीम। क्या होगा इसका आंसर? Option 4. 4 होगा, गुड, Increases. ठीक है, ठीक है। देखो मतलब कि देखो क्या होता है ना, जिनको ये पता नहीं है गाइस, देखो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? सेंटर वाला रीजन में। लोग आपका माइक, किसका माइक आ रहा है अभी? ओके, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम आपका बेंडिंग मोमेंट होगा सेंटर में, लेकिन मैक्सिमम शियर फोर्स होगा कहाँ पे? नियर द सपोर्ट्स। तो मतलब कि सपोर्ट्स में आपका शियर फोर्स मैक्सिमम है, तो स्टीरअप्स तो शियर फोर्स को हम लोग झेलने के लिए देते हैं, राइट। शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा उसके अगेंस्ट में देते हैं। तो मतलब कि आपका नीड का, स्टीरअप्स का नीड कहाँ पे है? वो सपोर्ट के पास में है, ठीक है। सपोर्ट के पास में आपका यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, यहाँ पे स्पेसिंग को हम लोग को कम रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग को पता है कि सेंटर वाला रीजियन में तो शियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग जैसे ही हम लोग सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो स्पेसिंग को बढ़ाते हुए आते हैं, ठीक है। स्पेसिंग को ऐसे बढ़ाते हुए आता है, फिर मैक्सिमम सेंटर में होगा, फिर इसको डिक्रीज करना शुरू करेंगे इन दिस वे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जहां पे मैक्सिमम होगा दोबारा हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, स्टीरअप्स का एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है।
तो एरिया कब बढ़ेगा, जब आप स्पेसिंग को कम करोगे, ठीक है। तो इसलिए देखो इसका आंसर होगा डी, दैट मींस इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो स्पेसिंग ऑफ स्टीयर्स क्या होता है रेक्टेंगुलर बीम में, सेंटर में स्पेसिंग हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। आई गेस ये वाला पार्ट जिसको डाउट था क्लियर हो गया। बेंडिंग मोमेंट उधर मैक्सिमम है, शियर फोर्स उल्टा कम है, सो हेंस आंसर वुड बी 4, ठीक है गाइस। चलो हम लोग चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। शशांक को होगा सर? शाम को ओके मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का और एक सब्जेक्ट भी शुरू होगा, और हो सकेगा तो मैं भी एक क्लास ले लूंगा। ओके सर आरसीसी कितना क्लास लगेगा सर? स्टील का आप लोग का नहीं हुआ है अभी तक? स्टील स्टील तो हो गया सर। आरसीसी सर और कितना क्लास आप लोग लगेगा ना सर? आरसीसी देखो अभी मेन टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर ही लिया है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग फटाफट स्लैब देख लेंगे और डिजाइन नहीं देखेंगे, उन सब में कॉन्सेप्चुअल जो एमसीक्यू आता है वो देखेंगे, और उसके बाद रह जाएगा आपका कॉलम, ठीक है। तो 2 क्लास में हो जाएगा वो सर? यस हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा। उसके बाद सर ब्रिज ना सर? उसके बाद ब्रिज, यस। सर ब्रिज को हम देखा भी नहीं सर, आप जो बोलेगे उसको सिर्फ सुन के हाँ हाँ हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा, मैं जो बोलूंगा उतना ही देखो। ब्रिज से देखो क्वेश्चन खूब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 आएगा, देखना हो जाएगा, वो मैं हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो आएगा, ठीक है। ठीक है।